हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारी इनकम टैक्स की नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में, कि इनकम टैक्स के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है। कुछ डेफिनेशंस हमने वहाँ पे पढ़ी थी। इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है, हमने कुछ हेड भी देखे थे। ठीक है। अब उन हेड्स पे तो अपन बाद में आएंगे, उसके पहले कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे आता है रेजिडेंशियल स्टेटस का। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? क्या भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स देगा? ठीक है, देगा। क्या बाहर रहने वाला व्यक्ति यानी भारत के बाहर कोई व्यक्ति अगर रहता है तो क्या वो भी इनकम टैक्स भारत की सरकार को दे सकता है? दे सकता है। ठीक है। तो ये सब हमें कब पता चलेगा कि कौन इंडिया में टैक्स देगा, कौन इंडिया में टैक्स नहीं देगा? तो इस चीज को इलेबरेट करने के लिए इनकम टैक्स ने कहा कि व्यक्ति के ऊपर टैक्स नहीं लगता, हमेशा व्यक्ति की स्थिति के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। कि अगर व्यक्ति यहाँ पर भारत का निवासी होगा तो हम उसके ऊपर टैक्स लेंगे, अगर वो अनिवासी होगा तो उससे टैक्स नहीं लेंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट या इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पर्सन के ऊपर टैक्स लगाता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति की इनकम के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाएगा, व्यक्ति की स्थिति के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। कि क्या ये इनकम व्यक्ति की भारत में टैक्सेबल है, या वो इनकम क्या व्यक्ति की भारत में टैक्सेबल है या फिर नहीं। ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस पे आने से पहले मैं आपको एक इनकम के बारे में बताऊंगा। फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे इनकम टैक्स के अंदर मेनली दो तरीके की इनकम बताई गई है। किस पर्पज से? रेजिडेंशियल स्टेटस के पर्पज से। एक इनकम होती है हमारे पास में, इनकम के टाइप बता रहा हूं मैं आपको, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन रेजिडेंशियल स्टेटस। इनकम जो होती है भारत में दो प्रकार की मानी गई है। एक ऐसी इनकम जिसे हम बोल सकते हैं इंडियन इनकम, भारतीय आय। ठीक है, भारतीय आय। और दूसरी इनकम जो होती है वो होती है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम जिसे हम कह सकते हैं विदेशी आय। विदेशी आय। अब इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं इंडियन इनकम क्या होती है। इंडियन इनकम के ऊपर, इंडियन इनकम ऐसी इनकम होगी जहां पर दो वर्ड आएंगे। एक तो मेनली होगा इसका एक्रियूड होना, और दूसरा वर्ड यहां पर आएगा, एक तो होता है एक्रियूड या फिर ड्यू। दे कहाँ हुई है, इसे हिंदी में कह सकते हैं दे होना। और दूसरा है रिसीव्ड, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, प्राप्त होना। ठीक है। तो इंडियन इनकम का मतलब क्या होगा? ऐसी इनकम जो भारत में या तो दे हो गई हो, ड्यू हो गई हो, या फिर हमें भारत में वो इनकम प्राप्त हो गई हो। तो ऐसी इनकम हमेशा कौन सी इनकम मानी जाएगी? भारतीय इनकम। और जो इनकम भारतीय इनकम नहीं है वो इनकम कौन सी हो जाएगी? फॉरेन इनकम। क्लियर? तो अच्छा, इसमें भी आगे क्या होता है, कई लोग कहते हैं सर एक्रीड का मतलब क्या है? एक्रीड या ड्यू होने का मतलब यहां पर होगा, इसको मैं दो तरीके से बांट सकता हूँ। एक्रीड या ड्यू, भारत में एक्रीड होने का मतलब है यहां पर दो तरीके से इनकम हो सकती है। एक तो बिजनेस डील के हिसाब से। बिजनेस डील, अगर कोई भी तरीके की बिजनेस डील भारत में की गई, कहां पर की गई है? भारत में। तो भारत में उदय हुई, सॉरी, भारत में देय मानी जाएगी या फिर एक्रीड मानी जाएगी। दूसरा होता है जिसे हम कह सकते हैं कार्य के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ वर्क। ऑन द बेस ऑफ वर्क। और इससे बेटर अगर अपन वर्ड यूज मिले तो उसकी परफॉर्मेंस, कि उसने काम कहाँ किया। तो दो वर्ड है यहाँ पर। एक तो बिजनेस डील, भारत के अंदर उसने अगर अपनी कोई व्यवसायिक डील करी हो, ठीक है, व्यवसायिक सौदा किया हुआ हो, तो भारत की इनकम मानी जाएगी। और दूसरी है बेस ऑफ वर्क, कि उसने भारत में आकर काम किया हो, तो ये कौन सी इनकम मानी जाएगी? भारत की इनकम मानी जाएगी। अगर कोई भी काम भारत में हो, बाहर का कोई व्यक्ति है, वो काम कहाँ आकर कर कर कहाँ आकर कर रहा है? भारत में आकर अगर वो काम कर रहा है तो कौन सी इनकम मानी जाएगी? भारतीय इनकम मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक्रीड कहाँ मान ली जाएगी? भारत के अंदर एक्रीड मान ली जाएगी। और जो इनकम भारत में एक्रीड होगी वो इंडियन इनकम होगी। तो पॉइंट क्लियर हुआ? रिसिप्ट का मतलब जिसे प्राप्त कहाँ किया गया है, जिसे भारत में प्राप्त किया गया है, वो इनकम कौन सी होगी हमारे लिए? वो इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी। ठीक है। तो वापस देखिएगा, मेनली इनकम को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इनकम इंडियन इनकम, सेकंड इनकम फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम भी कौन सी इनकम? जो एक्रीड या ड्यू भारत में हुई हो,
जिसे या फिर जिसे रिसीव्ड भारत में किया गया हो। ठीक है, एक्रूड का मतलब 2 पॉइंट हो गए। एक तो जिसकी बिजनेस डील भारत में की गई हो वो एक्रूड मानी जाएगी, और दूसरी जिसका कार्य भारत में किया गया हो। इसका अगर एक एग्जाम्पल ले अपन, जैसे मैंने कहा अमेरिका का कोई आदमी है, भारत में आके काम लेता है। ठीक है, भारत में वो कार्य करता है और भारत में अपनी परफॉर्मेंस देता है, और फिर वो वापस कहाँ चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जॉन एक व्यक्ति है जो भारत में आया, उसने भारत में रहकर यहाँ पर जॉब करी। ठीक है, जॉब करके उसने कुछ पैसा कमाया यहाँ पर, और पैसा कमा के 3 या 4 महीने तक उसने काम करके वापस कहाँ चला गया, अमेरिका चला गया। ठीक है, ज्यादा भी काम कर सकता है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड में नहीं बताऊंगा। रेजिडेंशियल स्टेटस में टाइम पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ आया, उसने यहाँ पर कुछ काम किया और यहाँ से उसको कुछ अर्निंग हो गई, तो उस अर्निंग के ऊपर क्या वो भारत में टैक्स देगा? आंसर इज यस, वो टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि इंडियन इनकम है। ठीक है, भारत में उसने इनकम प्राप्त करी। तो देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस पे आगे बढ़ने से पहले हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट चीज तो इंडियन इनकम क्या होती है, फॉरेन इनकम क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप हमसे। अब हम आगे चलते हैं। तो दो तरीके की इनकम ने देखी। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। भारत के अंदर जो टैक्स लगाया जाता है, आयकर, वो व्यक्ति की स्थिति के आधार पर लगता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या है। ठीक है, स्थिति को भारत में 3 प्रकार से डिवाइड किया गया। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो मेनली भारत में रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो 3 तरीके का स्टेटस होता है। एक तो होता है भारत में वो रेजिडेंट है। रेजिडेंट मतलब निवासी। कहाँ का निवासी? भारत का निवासी। दूसरा, अच्छा मेनली तो 2 टाइप्स होंगे, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, अनिवासी। इसे हम कह सकते हैं ये है अनिवासी। ठीक है, अब देखिए निवासी भी भारत में 2 तरीके का हो सकता है। एक तो सामान्य निवासी हो सकता है, साधारण निवासी। दूसरा हो सकता है यहाँ पर असाधारण निवासी। अभी हम आगे इसको और पढ़ेंगे, समझिएगा अच्छे से। तो रेजिडेंट भी जो है भारत में 2 प्रकार से रेजिडेंट हो सकता है। ठीक है, एक तो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, और एक नॉन ऑर्डिनरी। नॉन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी को हिंदी में कह सकते हैं साधारण निवासी, और ये हो गया हमारे पास में असाधारण निवासी। ठीक है, अब ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं समझिएगा अच्छे से। मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको पहले, ताकि आपको इससे ओवरव्यू मिले कि हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, एक कोई अगर भारत के अंदर रेजिडेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने इनकम पढ़ी। अगर कोई व्यक्ति भारत में रेजिडेंट माना गया है, रेजिडेंट माना गया है, तो आपको मालूम है उसको कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है? उसे इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना है। कौन सी इनकम के ऊपर? इंडियन इनकम के ऊपर। प्लस उसने जो फॉरेन से भी कोई अगर इनकम अर्न करी हो, फॉरेन इनकम, तो उसके ऊपर भी इसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। किस व्यक्ति को? जो रेजिडेंट माना गया है, पहली चीज। ठीक है, रेजिडेंट में भी कौन सा रेजिडेंट? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कौन सा? ऑर्डिनरी अगर रेजिडेंट है तो उसे इंडिया की इनकम पे प्लस उसे फॉरेन की इनकम, दोनों इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये हमारे एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, कौन है? नॉन रेजिडेंट। अगर कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है या अनिवासी है, तो अनिवासी को केवल किस आय के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा मालूम है? अनिवासी को केवल फॉरेन इनकम, सॉरी, अनिवासी को केवल इंडियन इनकम के ऊपर, इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी वो इनकम जो उसके लिए भारतीय इनकम मानी जाएगी, उस इनकम पे उसको टैक्स देना। फिर आते हैं अपन थर्ड पे। अगर कोई रेजिडेंट है, कौन सा रेजिडेंट है? नॉन रेजिडेंट, सॉरी, नॉन ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर कोई है, उसको किस इनकम पे टैक्स देना है? उस व्यक्ति को इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना ही है। ठीक है, प्लस कुछ फैक्टर यानी पार्शियली फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा। फॉरेन इनकम, पार्शियली का मतलब होता है फुल्ली फॉरेन इनकम नहीं, कुछ, सिर्फ कुछ ऐसी इनकम होगी जिसके ऊपर टैक्स देना। अब देखिए, अगर इस चीज को अपन अच्छे से एनालिसिस करें तो हमें यहाँ से क्या चीज पता चलती है? हमें यहाँ से ये चीज पता चलती है कि एक जो रेजिडेंट होता है, कौन सा? अगर कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उसने अगर इंडिया में इनकम अर्न करी या फिर फॉरेन में, उसको तो पूरी इनकम पे टैक्स देना है। इस चीज को आप दिमाग में डाल दीजिए।
ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होता है उसने तो चाहे कहीं से भी इनकम अर्न करी हो, पूरी दुनिया में कहीं से भी, भारत में, भारत के बाहर, सबके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट, उसे सिर्फ और सिर्फ किस इनकम पे टैक्स देना है? इंडियन इनकम के ऊपर जो उसने इंडिया में अर्न करी हो। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो होता है ये, इसको किस इनकम पे टैक्स देना है? इंडियन प्लस पार्शियल इनकम, यानी कि वो इनकम जो उसने भारत में कमाई हो प्लस वो इनकम जो थोड़ी बहुत इनकम जो फॉरेन की कमाई हो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए इस चीज को क्लियर कीजिएगा, टैक्स किस पे लग रहा है? तो इनकम टैक्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि इन व्यक्तियों से इस इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। तो पहली चीज, हमने इंडियन इनकम भी देखा, हमने फॉरेन इनकम भी देखा। क्या इंडियन इनकम होती है, कौन सी फॉरेन इनकम होती है, ठीक है। इस चीज पे अपन समझ चुके हैं। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन है, नॉन रेजिडेंट कौन होगा और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा, यानी कि इनके बारे में अपन बात करें तो मेन चीज आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। तो ये जो लोग होंगे ये इन इनकम के ऊपर टैक्स देंगे। अब हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कौन व्यक्ति ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, कौन व्यक्ति नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। क्लियर? तो इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए हमें टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है उनकी स्थिति के आधार पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है कि उसकी स्थिति कैसी। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी तक अपन ये जो स्थिति पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको स्थिति यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ये जो अपन स्थिति पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ेंगे पर्सन के अंदर, हमने पढ़ा था इंडिविजुअल। एक जो व्यक्ति होता है इंडिविजुअल, उसके ऊपर इसकी स्थिति कैसी होती है, ठीक है। चार तरीके से हमारी स्थितियां हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मैं बता दूं आपको, फर्स्ट हम कंडीशंस कैलकुलेट करेंगे, रेजिडेंशियल कंडीशंस जो है वो एक तो अपन कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल व्यक्ति की, इंडिविजुअल। दूसरा अपन कैलकुलेट करेंगे एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे कंपनी की स्थिति के बारे में कि कंपनी क्या होती है, और चौथा जो है वो है अदर्स, ठीक है। इन तीनों के अलावा जो भी कुछ है वो सब अदर्स में डाल दिया गया। अगर आप अच्छे से यह पढ़ लो कि इंडिविजुअल की स्थिति कैसी होती है तो इनकी स्थिति आपको आराम से पता चल जाएगी, आराम से हम उसको एलिब्रेट कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज जो है वो इसको समझना है, ये सबका बेस है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सिर्फ इसको पूरे में ये समझा रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, ठीक है, एक नेचुरल पर्सन जो होता है उसकी स्थिति किस प्रकार होती है, ठीक है। बाकी सब इजी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक जो रेजिडेंट होता है उसकी स्थिति कैसी होती है। रेजिडेंट मतलब, वापस ध्यान दीजिएगा, वो व्यक्ति, रेजिडेंट मतलब वो व्यक्ति जिसे इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना ही है। अब फर्दर हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होगा? जिसे इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना है, और सॉरी हाँ, जिसे इंडियन इनकम पे भी टैक्स देना है और फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देना है। ये कौन होंगे? जिसे इंडियन इनकम पे तो टैक्स देना ही है, फॉरेन का कुछ हिस्सा है जिसके ऊपर उसको टैक्स देना है, और इस व्यक्ति को तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। एक चीज क्लियर कीजिएगा, तीनों के अंदर इंडियन इनकम तो फिक्स है, क्योंकि भारत सरकार है, भारत में अगर कोई चीज एक्री हुई है या फिर रिसीव हुई है तो भारत सरकार इस पे क्या लेगी? टैक्स लेगी, ठीक है। अब देखिए कौन व्यक्ति है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाए, ठीक है। तो ये जो हमारी स्थिति दे रखी है, इस स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है हमारे पास में सेक्शन 6 के अंदर। धारा 6 में हमारे पास में बताया हुआ है कि किस व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या शर्तें होती है उसकी स्थिति कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो वो हम अब आगे रीड करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं। ये अपन ने अभी तक ये सिर्फ पढ़ा है कि स्थितियां कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं। देखिए स्थिति जो है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? निवास स्थिति के बारे में जानकारी करने के लिए सबसे फर्स्ट मैं आपको बताता हूं, जब आप कैलकुलेट करते हो किसी की स्थिति तो हमारे यहाँ एक्ट में मेनली एक चीज लिखी हुई है, बेसिक कंडीशंस। कुछ बेसिक कंडीशंस दे रखी है हमारे पास। क्या दे रखी है? बेसिक कंडीशंस, यानी कि आधारभूत शर्त। आधारभूत शर्त हमें दे रखी है, और इसी के साथ हमें कुछ एडिशनल कंडीशंस भी दे रखी है, अतिरिक्त शर्तें। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं अतिरिक्त शर्त।
ठीक है। अब देखिए बेसिक कंडीशंस जो है वो हमारे पास में दो है, या इसको ए नाम दे तो ज्यादा बेटर है, ए एंड बी। और एडिशनल जो हमारे पास कंडीशंस है वो भी दो है। ये अब समझना है को अच्छे से, बेसिक कंडीशंस क्या है और एडिशनल कंडीशन क्या है। एक्ट में लिखा हुआ है, सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 6 क्या कहती है अगर कोई भी व्यक्ति आधारभूत शर्त में से कोई एक शर्त पूरा करे, कोई भी व्यक्ति आधारभूत शर्त में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है प्लस सॉरी, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। पहली चीज तो ये, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर हम दो आधारभूत शर्तें लिखेंगे, अगर आधारभूत में से कोई भी एक शर्त अगर वो पूरी कर ले, कोई भी दोनों में से एक शर्त अगर वो पूरी कर लेगा तो उसे क्या माना जाएगा, उसे रेजिडेंट माना जाएगा। तो पहली चीज तो यहां पर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे बेसिक शर्त क्या होती है, आधारभूत शर्तें क्या होती है। तो कोई भी दोनों में से एक कंडीशन अगर वो पूरी कर लेता है तो रेजिडेंट माना जाएगा। अब हमने पढ़ा रेजिडेंट में भी दो तरीके के रेजिडेंट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। अगर कोई व्यक्ति जो निवासी तो बन गया रेजिडेंट, अब उसको ये देखना पड़ेगा कि वो साधारण है या असाधारण है, तो उसके बारे में समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन पूरी करे तो रेजिडेंट बनता है, प्लस अगर वो एडिशनल कंडीशन में से दोनों कंडीशन पूरी कर ले, क्या कहा मैंने, एडिशनल कंडीशन में से 1 एंड 2 दोनों कंडीशन अगर वो पूरी कर लेता है तो उसे माना जाता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या माना जाता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि साधारण निवासी, साधारण निवासी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, सिंपल। देखिए कंडीशंस तो अभी हम पढ़ेंगे, तो पहले आपको पता चलना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कंडीशंस निकालनी है। क्योंकि टैक्स जो है वो कंडीशंस के आधार पर लगाया जाता है, कौन सा व्यक्ति भारत में भारतीय इनकम पर टैक्स देगा या फॉरेन इनकम पर टैक्स देगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अगर बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक शर्त पूरी करे, कोई भी एक शर्त, जरूरी नहीं दोनों, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। और अगर उसे ऑर्डिनरी भी बनना है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, दोनों शर्तें पूरी करनी होगी, ठीक है। कौन सी दोनों शर्तें, एडिशनल दोनों शर्तें, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। अब जैसे अगर मैं आपके, अच्छा नॉन रेजिडेंट कौन होता है, वो व्यक्ति जो रेजिडेंट में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करता, वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, अनिवासी माना जाएगा, ठीक है। तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं, निवासी कौन है, निवासी में भी साधारण निवासी और असाधारण निवासी। फिर हम पढ़ रहे हैं तीसरा कौन होता है, अनिवासी, जो बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करे, यानी कि 1 और 2 दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर पूरी नहीं करता है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सब चीजें पता चल गई हो। वापस बताइएगा रेजिडेंट कौन है, दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करे, ऑर्डिनरी बनना है, दोनों शर्तें पूरी करे, एक शर्त पूरी करता है और यहाँ पर भी एक शर्त ही पूरी करता है, तो वो रेजिडेंट तो है, लेकिन कौन सा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यानी कि आप समझिए, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ कि कौन व्यक्ति रेजिडेंट माना जाएगा। रेजिडेंट कौन होगा, रेजिडेंट में मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। तीन चीजें हमने यहाँ पर लिखी, ठीक है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशंस में से, बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करे, प्लस एडिशनल कंडीशन में से, एडिशनल कंडीशन में से दोनों शर्तें पूरी करे, यानी बोथ, दोनों शर्तें पूरी करेगा तो ऑर्डिनरी बन जाएगा, ठीक है। नॉन ऑर्डिनरी कौन होगा, जो बेसिक तो एक कंडीशन पूरी करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि तभी वो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में आएगा। फिर एडिशनल में से कोई भी एक या नॉट वन, नॉट वन एक पूरी करे या एक भी पूरी नहीं करे, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं, यहाँ ज्यादा बेटर हो, फर्स्ट कंडीशन जो है वो उसने पूरी कर ली, ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो उसने पूरी नहीं करी, तो क्या मान लिया जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट भी वो पूरी करेगा, सेकंड कंडीशन भी वो क्या करेगा, पूरी करेगा, ठीक है। थर्ड में आते हैं, थर्ड में बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं करता,
तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन यानी रेजिडेंट वाली कंडीशन में से पूरी नहीं करेगा तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई रेजिडेंट ही नहीं है तो वो ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रेजिडेंट नहीं हो सीधा क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। यानी कि अगर हमें ये देखना है कि ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी, तो सबसे पहला उसका रेजिडेंट होना जरूरी होता है। रेजिडेंट मीन्स निवासी होना उसका बहुत ही अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस जो होती है बहुत ही इजी कंडीशन है, समझिएगा। मैं पहले आपको कंडीशंस पूरी करवाता हूं। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में पहली कंडीशन जो है वो इन्होंने यहां पर लिखा कि कोई भी व्यक्ति गत वर्ष यानी पिछले साल, कोई भी व्यक्ति गत वर्ष पिछले साल 182 दिन या अधिक भारत में रहा हो। अधिक कहाँ रहा हो, भारत में रहा हो। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति अगर पिछले साल यानी जिस साल उसने इनकम कमाई है उस साल वो भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा रहेगा, तब तो फर्स्ट कंडीशन को पूरी करेगा। सेकंड कंडीशन कहती है कि चलो 182 दिन छोड़ो, अगर कोई भी व्यक्ति गत वर्ष 60 डेज 60 दिन या फिर, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 182 दिन था, यहाँ 60 दिन था। ठीक है, 60 दिन तथा, या नहीं है यहाँ पर तथा है, यहाँ पर वर्ड्स की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस होती है। तथा और, यानी पिछले साल कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिन भारत में था और वो तथा वह पिछले गत वर्ष से पूर्व के, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कुल 365 दिन, कुल 365 दिन भारत में रहा हो। बहुत अच्छा पॉइंट है। फर्स्ट कंडीशन वापस देखिए, पहली कंडीशन कह रहा अगर या तो पिछले साल 182 दिन भारत में रहा, ठीक है, रेजिडेंट मान लो। तो देखिए बेसिक कंडीशन में कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी अगर वो एक कंडीशन पूरी कर लेगा तो क्या माना जाएगा, तो मान लिया जाएगा रेजिडेंट। क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट। फिर आगे हम देखेंगे, अच्छा दोनों में से कोई भी पूरी नहीं करता, नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने के लिए उसको आधारभूत शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी है। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। ठीक है, एडिशनल कंडीशन क्या होती है। एडिशनल कंडीशन में 2 कंडीशन हमारे पास और है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहां पर होगी हमारे पास में कि कोई भी व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के, गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में, क्या कहा है, पिछले साल से पहले के 10 साल जो है उसमें कोई भी 2 वर्ष, कोई भी 2 वर्ष, कोई भी 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। बहुत अच्छा पॉइंट है, फर्स्ट कंडीशन। तो क्या कहा इन्होंने, गत वर्ष से पूर्व के 10 सालों में, यानी पिछले साल से जस्ट पहले के 10 सालों में वो टोटल मिलाकर 2 वर्ष, कुल मिलाकर कम से कम देखिए 2 साल होने चाहिए, कम से कम 2 साल भारत में निवासी रहा। और निवासी कैसे माना जाएगा, ऊपर वाली दोनों कंडीशन, या तो इसमें से ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो 10 सालों में से किन्हीं भी 2 साल में, या ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन कहती है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, इस बार इन्होंने 10 साल नहीं बताया, क्या बोला, 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहा हो। तो बहुत अच्छे पॉइंट है यहाँ पर। तो वापस देखिए, कोई भी रेजिडेंट कब माना जाएगा, बेसिक में से कोई भी एक शर्त पूरी करे। 2 बेसिक शर्तें क्या है, या तो ये पूरी करे या ये पूरी करे, तो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। और अगर उसको नॉन ऑर्डिनरी बनना है, यानी क्या बनना है उसको, नॉन ऑर्डिनरी, सॉरी यहां पर तो मान लिया हो जाएगा ऑर्डिनरी। अगर कोई वो असाधारण निवासी बनना चाहे, ऑर्डिनरी
रेजिडेंट साधारण निवासी कौन माना जाएगा? जो दोनों ही कंडीशन पूरी करे उसे हम कहेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, तो पहली चीज ऑर्डिनरी के लिए उसका रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेजिडेंट में क्या कंडीशंस लिख दी? पिछले साल 182 दिन या इससे ज्यादा भारत में रहो, या फिर पिछले साल 60 दिन ही रहा। तो ध्यान दीजिएगा, जब 60 दिन वाली कंडीशन आती है तो उसके साथ में एक कंडीशन और भी होगी। अगर 60 दिन रहे तो आपको ये भी चीज पूरी करनी है कि पिछले 4 साल में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे ज्यादा आप भारत में रहे हो। ठीक है, तो या तो ये पूरी करो या ये पूरी करो। अगर दोनों में से एक पूरी करी, आपने रेजिडेंट बन गया, ऑर्डिनरी भी बनना है, तो इन दोनों को भी पूरा करना है। दोनों को क्या करा है? कह रहा गत वर्ष से पूर्व के, गत वर्ष कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिस साल आप इनकम कमाते हो उस साल की इनकम पे नेक्स्ट टैक्स देना पड़ता है। तो जिस साल आपने इनकम कमाई वो गत वर्ष होगा, प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, पिछले साल से पहले के 10 वर्षों में कोई भी 2 वर्ष में वो भारत में निवासी माना, या फिर गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिनों भारत में रहा। ठीक है, अब इसके ऊपर अपने एक एग्जाम्पल लगे। मैं कहता हूं एक व्यक्ति है एक्स। ठीक है, एक्स की हम इनकम कैलकुलेट करें, उसकी स्थिति हम जानना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा रखा है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से पैसा कमाया वो तो बात की बात है, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो भारत में निवासी है या फिर अनिवासी। मैंने कहा हम इसकी प्रीवियस ईयर 2020-21 की गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? असेसमेंट ईयर इसके लिए हो जाएगा 2021-22। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर 2020-21, इसको चलो एक साल पहले ले लेते हैं, 19-20, तो यहाँ हो जाएगा 20-21। प्रीवियस ईयर 2019-20 में मैं कहता हूं वो अप्रैल से 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक जोधपुर में रहता है। कहाँ रहता है? जोधपुर में। ठीक है, फिर वो 31 अगस्त से लेकर ये 31 अगस्त को चला जाएगा। ठीक है, इस दिन नाइट में वो निकल जाता है। 31 अगस्त से लेकर अक्टूबर 31 अक्टूबर तक वह चाइना में रहता है। ठीक है, चाइना बहुत फेमस है, अभी कोरोना हो रहा है, हमने कहा चाइना में रहता है। ठीक है, फिर वो एक अक्टूबर से लेके 1 नवंबर से लेके 31 मार्च 20 तक। ठीक है, ये 19 था, 19 और 20 तक वो वापस इंडिया में रहता है, इंडिया। ठीक, तो अब इसकी अगर कंडीशंस देखी जाए तो अब हम पहले बेसिक कंडीशंस की बात करते हैं। ठीक है, रेजिडेंट है, तो देखिए अप्रैल से लेकर अगस्त तक वो भारत में रहा। ठीक है, तो अप्रैल के टोटल कितने दिन? तो काउंट अगर करें, अप्रैल प्लस मई प्लस जून प्लस जुलाई प्लस अगस्त में भी 31 यहाँ पर था, तो ये टोटली वो इतने दिन यहाँ रहा। फिर वो यहाँ पर भारत में नहीं था। ठीक है, तो भारत में नहीं था तो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। फिर वापस जब भारत आया तो वो नवंबर से लेकर मार्च तक भारत में रहा। तो नवंबर के कितने दिन? नवंबर के 30 दिन, नवंबर प्लस दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 29 की होगी फरवरी, 20 के अंदर, फरवरी प्लस मार्च, कि वो भारत में रहा। ठीक, देखिए टोटल कितने दिन तक वो भारत में रहा? 153 डेज तो ये हो गए। ठीक है, और यहां पर टोटल कितने हुए? 152 डेज। टोटल वो भारत में कितने दिन रहा है? 305 दिन वो भारत में रहा। क्या ये व्यक्ति रेजिडेंट माना जाएगा? द आंसर इज यस, ये भारत में रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, जब ये रेजिडेंट हो गया तो अब हमें इसकी कंडीशंस देखनी पड़ेगी, एडिशनल कंडीशंस, कि क्या वो एडिशनल कंडीशंस भी पूरी करता है। तो इसके लिए हम और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ तक पढ़िए, बाकी के एग्जांपल्स जो है अपन कल की क्लास में लेंगे। आप यहाँ तक थोड़ा पढ़ के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा
कि आधारभूत बेसिक कंडीशंस क्या होती है और एडिशनल कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, इसके ऊपर फर्दर मोर एलिब्रेट करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है हुआ है अभी तक, अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे, कई इसके अपवाद भी आएंगे, उसमें भी हम अभी तक सिर्फ इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे एचयूएफ होगा तो क्या होगा, ठीक है, कंपनी होगा तो क्या होगा, या अदर्स होंगे तो क्या होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको उतारें, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि हम इसी तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।